गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कॉस्ट फंक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। कॉस्ट फंक्शंस या तो इस चैप्टर को कहीं कहीं पे थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी लिखा जाता है। इसके अलावे हम लोग रिवेन्यू फंक्शंस और थ्योरी ऑफ रिवेन्यू जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये दोनों के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। टॉपिक दो ही है, कॉस्ट फंक्शंस बोलें या थ्योरी ऑफ कॉस्ट बोलें। एक टॉपिक ये हो गया, दूसरा टॉपिक है रिवेन्यू फंक्शंस बोलें या कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू बोलें। ठीक है, ये दो टॉपिक मेनली आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। इस चैप्टर को या इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्शन फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या होता है? जब भी हम लोग फंक्शंस का बात करते हैं ना कहीं पर भी, ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली होता है क्या ना, फंक्शन कहने का मतलब हुआ कि ये किसी ना किसी चीज़ के बीच का रिलेशनशिप बताता होगा। जैसे प्रोडक्शन फंक्शंस का अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्शन फंक्शंस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच का, इनपुट और आउटपुट का। इनपुट कहने का मतलब जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और आउटपुट का। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन यही दोनों चीज के बीच का रिलेशन बताता है कि कितना इनपुट, जो हम इनपुट यूज करने वाले हैं, उससे क्या हमारा आउटपुट होने वाला है। तो प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली ये दोनों बीच के दोनों चीज के बीच का रिलेशन बताता है, कितना इनपुट यूज करने से कितना आउटपुट होगा, या जो हम लोग आउटपुट चाह रहे हैं उसके लिए कितना इनपुट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में एक चीज और पढ़ते हैं। हमारा दो टाइप का वहाँ प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वेरिएबल इनपुट जो होता है उसको बढ़ाते हैं। तो इनिशियली हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर हमारा डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, फिर नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग रन में वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे कि इनिशियली हमारा जो, जब हम लोग स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, अपने इनपुट्स को बढ़ाते हैं एक सर्टेन रेशियो में, सर्टेन प्रोपोर्शन में, तो वहाँ पे हमारा शुरू में इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न रहता है, फिर कांस्टेंट, फिर हमारा डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शंस का जो कंसेप्ट है ये हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है आगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग को प्रोडक्शन कंसेप्ट के बारे में आइडिया हो। उसके बाद यहाँ पे अभी कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताएगा, सॉरी, कॉस्ट का फंक्शंस क्या बताएगा, कॉस्ट फंक्शन किस चीज़ के बारे में बात करेगा, ये बताएगा हमारे आउटपुट और कॉस्ट के बीच का रिलेशन। कॉस्ट फंक्शंस क्या बताएगा, हमारे आउटपुट और कॉस्ट के बीच का रिलेशन, कि जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आउटपुट हम लोग बना रहे हैं, इसके लिए हमारा क्या कॉस्ट आएगा, ये चीज़ कॉस्ट फंक्शन जो है रिफ्लेक्ट करेगा, इस चीज़ को बताएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट है ना, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, हमारे इनपुट पे, हम कितना इनपुट यूज किए ये इतना प्रोडक्शन करने के लिए। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, हम कितना इनपुट यूज कर रहे हैं उसी पे तो हमारा कॉस्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, हमारे प्रोडक्टिविटी पे तो हमारा कॉस्ट डिपेंडेंट है कि जो हम लोग इनपुट यूज किए इससे हमारा कितना आउटपुट बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट होता है ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मतलब वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न रहता होगा वहाँ पे हमारा कॉस्ट कम होगा, जहाँ पे वो नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न रहता होगा, मतलब नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमारा कम आउटपुट हो रहा है, वहाँ पर कॉस्ट हमारा हाई हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट फंक्शन है, इसके कंसेप्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग देखते हैं, और इसके लिए हम लोग रिफर कर रहे हैं एनआईओएस के मटेरियल को। इसके बाद जो हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट का मटेरियल होता है, सीएमए फाउंडेशन का, उसको हम लोग रिफर करके आगे के कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल कंसेप्ट जो होता है वो हम लोग इसे समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, cost is defined as the expenditure incurred by a firm or producer to purchase or to hire factor of production। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहा है, कौन, एक फर्म या तो प्रोड्यूसर, किस चीज़ के लिए, परचेज करने के लिए या हायर करने के लिए। किसको परचेज या हायर करेगा, तो ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। और किस लिए हायर या परचेज कर रहा है, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम लोग फैक्टर हायर किए हैं या जो फैक्टर को परचेज किए हैं, उसके लिए जो हम लोग को अमाउंट पेड करना पड़ता है एक फर्म को या एक प्रोड्यूसर को, वही हमारा कॉस्ट होता है। यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट का कंसेप्ट है ये हमारे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट से अलग है, ये हम लोग को आगे पता चल जाएगा।
यहाँ पे हम लोग मेनली 4 टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एक लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और एंटरप्रेन्योरशिप होता है। लैंड जो होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लैंड के लिए हम लोग रेंट हम लोग पे करते हैं। लेबर जो होता है उसको हम लोग रिवार्ड या रेम्युनरेशन के फॉर्म में क्या पेड करते हैं, वेजेज। कैपिटल के बदले हम लोग को इंटरेस्ट पे करना होता है, और जो प्रोड्यूसर होता है मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हम लोग प्रॉफिट पेड करते हैं। तो ये हमारा कंपनसेशन है, ठीक है, या रिवार्ड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। यहाँ पे आगे क्या बोला गया, सिंस द प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस आउटपुट इनकर कॉस्ट, वो कुछ कॉस्ट इनकर करता है, वी कैन से दैट कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट हमारा जो होता है ये आउटपुट का फंक्शन होता है, मतलब जितना हमारा आउटपुट ज़्यादा होगा कॉस्ट हमारा उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है इसके ऊपर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है। दिस मीन्स आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। सो इससे पहले हम लोग कॉस्ट फंक्शंस के बारे में और कुछ पढ़ें। सबसे पहले कुछ बेस जो हमारा टाइप्स ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको एक बार समझते हैं। एक्सप्लिक्ट कॉस्ट या मनी कॉस्ट कहने का मतलब ये होता है जो एक फर्म किसी चीज़ को परचेज करने के लिए या हायर करने के लिए, किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करने के लिए या हायर करने के लिए जो पेड करता है वो हमारा बेसिकली एक्सप्लिक्ट कॉस्ट होता है। मतलब जो हम लोग को बाहर से कहीं से खरीदना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा गया, फर्म परचेज द सर्विस ऑफ एसेट like building, machine, etc. It pay hiring charges for building, normally treated as rent। ठीक है, बिल्डिंग अगर हायर कर रहे हैं तो हम लोग को रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग रॉ मटेरियल ले रहे हैं, परचेज रॉ मटेरियल, pay pay electricity bill and make such other payment. All such actual payments on purchasing and hiring different goods and services used in production are called explicit cost। जो हम लोग ये सब पेमेंट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए या हायर करने के लिए जिसको प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, यही सबको हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लिक्ट कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिक्ट कॉस्ट कहने का मतलब बेसिकली होता है जो हम लोग को पेड करना पड़ेगा, मनी कॉस्ट। ठीक है, जिसके लिए हम लोग एक्चुअली कुछ पेड करना पड़ रहा है, जो हम लोग आउटसाइडर से ला रहे हैं, आउटसाइडर से खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एक इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिक्ट कॉस्ट। इम्प्लिक्ट कॉस्ट कहने का मतलब उस टाइप का कॉस्ट है जिसके लिए हम लोग को कुछ पेड नहीं करना पड़ता है, एक्चुअल में कुछ हम लोग को मनी पेड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, मेनी टाइम्स वी फाइंड that all inputs are not always bought or hired by the producer from the market. Some of the inputs are provided by the entrepreneur or producer himself. He may use his building, वो अपना बिल्डिंग यूज कर रहा है कोई प्रोड्यूसर, तो उसके लिए हम लोग को कोई कुछ पेड तो नहीं करना पड़ता होगा किसी को। तो इस टाइप का जो कॉस्ट होता है जहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को कुछ पेड नहीं करना पड़ता है, उसको हम लोग इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं या इम्प्लिक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, हिडन कॉस्ट। ठीक है, पेड नहीं करना पड़ रहा है बट हमारा ये तो कॉस्ट का ही पार्ट है। ही में इन्वेस्ट ही वन मनी इन द बिजनेस, बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करके रखा है। अगर बाहर से लाया रहता तो इंटरेस्ट देना पड़ता, लोन लेता तो, खुद का पैसा था तो लगा दिया। ठीक है, तो इस टाइप का जो कॉस्ट है ये हमारा इम्प्लिक्ट कॉस्ट होता है। उसके बाद एक हमारा यहाँ पे होता है, एक हमारे यहाँ पे होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेसिकली होता है ये कि जब हम लोग किसी रिसोर्सेज को एक जगह पे यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे जगह पे एक जगह पे छोड़ के, ठीक है, जहाँ पे उसका भी यूज हो रहा था वहां से हटा के दूसरी जगह पे अगर यूज कर रहे हैं, तो जो हम लोग को अपॉर्चुनिटी या ऑफर
फॉरगो करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा, ठीक है। वहाँ से जो हमारा रेवेन्यू हो पाता उसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? इन अ कॉमन practice that a person make a list of several activities before adopting a particular one he has to pursue a goal। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हर एक प्रोड्यूसर जो होता है उसके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कि ये कामों के कर सकता है, ठीक है। तो जो काम अगर उसमें से कोई एक ही काम करेगा जो तो दूसरा काम जो छोड़ देना पड़ा ना, वहाँ से जो इनकम हो सकता था वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फार्मर। एक फार्मर है जो ही कैन प्रोड्यूस आइदर राइस और वीट। वो या तो राइस प्रोड्यूस कर सकता है या तो वीट, या तो धान या तो गेहूं, दो चीज में एक चीज का प्रोडक्शन कर सकता है ऑन अ पीस ऑफ लैंड। इफ ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस वीट, अगर वो ये डिसाइड कर लेता है कि हम लोग को यहाँ पे वीट प्रोड्यूस करना है ऑन दिस पीस ऑफ लैंड, ही हैज टू फॉरगो द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो उसको राइस का प्रोडक्शन करना छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो गेहूं का प्रोडक्शन करना चाह रहा है। तो जो हमारा वैल्यू ऑफ राइस फॉरगोन, ठीक है, जो हम लोग छोड़ देना पड़ा, जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन करना पड़ा, छोड़ देना पड़ा, वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। किस चीज के लिए? वीट को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब जो हम लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज किए उसके कारण जो हमारा बेस्ट, उससे जो उसके नेक्स्ट वाला बेस्ट अल्टरनेटिव जो था जो हम लोग छोड़ दिए, उससे जो रिवेन्यू आ पाता वही हमारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। आगे है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी जो हमारा होता है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट कहने का, नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो कम से कम अमाउंट एंटरप्रेन्योर को देना पड़ेगा। नॉर्म इट इज नथिंग बट द मिनिमम एश्योर्ड प्रॉफिट इज द इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑक्यूपेशन, ठीक है। जो कम से कम रिटर्न एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए, एक बिजनेसमैन को चाहिए, ठीक है, वही हमारा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज द रिवार्ड विच आर एंटरप्रेन्योर मस्ट रिसीव फॉर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ही बियर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा होता क्या है ना, जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग निकालते हैं, इसमें हमारा मेनली तीनों तीनों कॉस्ट आ जाता है। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, अपने आउटपुट का कॉस्ट निकाल रहे हैं, सीओपी निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम लोग तीनों चीज लेंगे। हमारा जो एक्सप्लिक्ट कॉस्ट है, इम्प्लिक्ट कॉस्ट है और जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये तीनों के टोटल को यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। जनरली अकाउंट्स में हम लोग एक्सप्लिक्ट कॉस्ट को ही कॉस्ट में कंसिडर करते हैं, इम्प्लिक्ट और नॉर्मल कॉस्ट को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तीनों को हम लोग कंसिडर करेंगे अपने आउटपुट के कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालने के लिए। तो ये हमारा कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट था जो हम लोग इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? यहाँ पर भी वही बोला गया है, एक्सपेंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर और फर्म टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना पड़ा, जो खर्च हुआ, तो खर्च क्यों करना पड़ा होगा? इनपुट यूज किए होंगे इसलिए, ठीक है। ऑब्वियसली इनपुट जो हम लोग यूज किए उसी के लिए तो कॉस्ट आया होगा, उसी के लिए तो हम लोग को एक्सपेंडिचर करना पड़ा होगा। फिर यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। मनी कॉस्ट मतलब वही जो एक्सपेक्ट कॉस्ट होता है, ठीक है। रियल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ये तीनों का टोटल, ठीक है, एक्सप्लिक्ट, इम्प्लिक्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग वहाँ पे समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शंस क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। कॉस्ट ऑफ फंक्शन, ये कॉस्ट फंक्शन बेसिकली क्या बताता है? हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब हम जो आउटपुट बनाना चाह रहे हैं इसके लिए क्या कॉस्ट आएगा, इस चीज को हमारा कौन रिफ्लेक्ट करेगा? कॉस्ट फंक्शन। अब यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन जो होता है ना, ये हम लोग दोनों सिनेरियो में इसका स्टडी करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी
और लॉन्ग टर्म में भी। जिस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन होता था शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कहने का मतलब वही चीज़ इकोनॉमिक्स में जो हम लोग समझते हैं, जिसमें हम लोग सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा क्या होता है, दो टाइप का हमारा कॉस्ट होता है, दो टाइप का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। तो जो हमारा फिक्स इनपुट्स होता है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसके लिए जो हम लोग को पेड करना पड़ा वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। जो वेरिएबल इनपुट्स है उसके लिए जो हम लोग को पेड करना पड़ा वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब दो टाइप का अगर वहाँ पे इनपुट है तो दो टाइप का यहाँ पे कॉस्ट होगा। ऑब्वियसली कॉस्ट तो हम लोग इनपुट के लिए ही दे रहे हैं ना, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स होता है, हम कितना भी प्रोडक्शन करें, ठीक है। शॉर्ट टर्म पीरियड में तो वही होता है, क्योंकि हमारा फिक्स इनपुट जो होता है ये फिक्स रहता है। शॉर्ट टर्म पीरियड में हम लोग वहाँ पे क्या देखे थे, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या देखते हैं कि हमारा जो शॉर्ट टर्म पीरियड में, शॉर्ट टर्म में हमारा फिक्स्ड इनपुट जो होता है ये फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऑब्वियसली जब वो कांस्टेंट है तो उसका कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्शन हम लोग बढ़ाना रहता है तो क्या करते थे, वेरिएबल इनपुट्स को बढ़ाते थे, ठीक है। तो हमारा फिक्स कॉस्ट जो है या फिक्स्ड इनपुट जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता था, जिसके कारण हमारा फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये टोटल में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया होगा। The cost which don't change with change in the output are called fixed cost. तो शॉर्ट टर्म पीरियड में, शॉर्ट टर्म में हमारा कौन सा कॉस्ट चेंज नहीं करेगा, ऑब्वियसली जो हमारा फिक्स्ड इनपुट्स है उसका कॉस्ट, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। इट मीन्स आउटपुट में बी इंक्रीज और डिक्रीज बट नो चेंज इन दिस टाइप, दिस कॉस्ट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होता है, कॉस्ट विच चेंज, जो हमारा चेंज करता है विद द चेंज ऑफ द आउटपुट क्वांटिटी, ठीक है। जो हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, आउटपुट की क्वांटिटी को अगर घटाते या बढ़ाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल इनपुट ज़्यादा यूज करते हैं। तो ज़्यादा यूज करेंगे अगर वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो हमारा ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब वही जो हमारा ये प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ बोला गया, कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज इन द change in the output quantity, ठीक है, are called variable cost. It means when the output is increased, this cost increased, and when the output is decreased, this cost also decreased, ठीक है। When the output is zero, this cost obviously will be zero. The total variable cost will be sloped upward from left to right, ठीक है। ये हमारा जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा ये अपवर्ड होगा। क्यों होगा अभी हम लोग आगे समझ लेंगे, ठीक है। नीचे दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद टोटल कॉस्ट हमारा कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट दोनों को टोटल करके निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके, क्योंकि दोनों तो हमारा इनपुट है ना, फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट। फिर फिक्स कॉस्ट का जो कॉस्ट है वो भी हमारा टोटल कॉस्ट का पार्ट, वेरिएबल इनपुट को यूज करने के लिए जो कॉस्ट आ रहा है वो भी हमारा टोटल कॉस्ट का पार्ट। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है ये दोनों का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे बनेगा। बट द टोटल कॉस्ट कर्व इज स्टार्टेड अबव द ओरिजिन एंड वेयर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज स्टार्टेड। जहाँ से हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्टार्ट होता है ना, वहाँ से हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व स्टार्ट होगा। ये क्या बोलना चाह रहा है अभी आगे हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये ग्राफ में क्या बताया गया है। आउटपुट हमारा जब जीरो था तो फिक्स कॉस्ट तो हमारा लगेगा ही लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, केवल फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का टोटल, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कुछ है ही नहीं तो ये जीरो हो गया। अब हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये हमारा सेम रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड इनपुट हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा 2020 रहा। अगर आउटपुट बढ़ाना है तो इसके लिए हम लोग क्या बढ़ा रहे होंगे शॉर्ट टर्म पीरियड में, वेरिएबल इनपुट को। तो जब अगर वेरिएबल इनपुट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ेगा। पहले 0, फिर 8, फिर 14, फिर 18, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हम यहाँ हमारा डबल हो गया, 1 से 2 हो गया, बट यहाँ पे कॉस्ट डबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते थे शुरू में, हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न चलता था। शॉर्ट टर्म में शुरू में हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न रहता है, उसके कारण हमारा क्या करना पड़ेगा, अगर हमको 1 यूनिट प्रोडक्शन डबल करना है तो डबल हम लोग को वेरिएबल इनपुट बढ़ाने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग इनपुट कितना कर दिए, डबल कर दिए, तो हमारा वेरिएबल इनपुट जो यूज कर रहे होंगे ना वो डबल नहीं करना पड़ा होगा, डबल से कम ही करना पड़ा होगा, ठीक है। तो कमी किए इसलिए हमारा कॉस्ट भी कमी आया यहाँ पे। फिर ठीक है, इनिशियली होता है ना हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न चलता है,
ठीक है। उसके बाद बीच में जहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है तो वहाँ पे जितना आउटपुट बढ़ाएँगे उसी तरह से बढ़ेगा, सॉरी डिमिनिशिंग जब रहता है, फिर लास्ट में हमारा नेगेटिव यहाँ रिटर्न आ जाता है, नेगेटिव रिटर्न जो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट ये है फिक्स, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिर दोनों का टोटल टोटल कॉस्ट है। अब जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, इसका लाइन क्या रहेगा? अगर हम लोग ये ग्राफ देखें, इस तरह से ग्राफ बनाएं, एक एक्स एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में हम लोग आउटपुट दिखा रहे हैं, इधर हम लोग कॉस्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर फिक्स कॉस्ट देखें तो फिक्स कॉस्ट हमारा क्या होगा, जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, मान लेते हैं वहाँ पे भी 20 था, तो फिक्स कॉस्ट हमारा 0 में भी 20, 1 में भी 20, 2 में भी 20, 3 में भी 20, और जिसके कारण इसका लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब आउटपुट का जो लाइन है उसके पैरेलल हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होगा, 0 यूनिट में 0 रहेगा। ठीक है, 0 यूनिट में 0 रहेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे-धीरे ये हमारा बढ़ते जाएगा। जैसे-जैसे इनपुट बढ़ाएँगे, सॉरी आउटपुट बढ़ाएँगे, हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा और टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? दिस 0 प्लस 20, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और ये धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा। मतलब ये हमारा इसको ओरिजिन बोलते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा है यहाँ से कभी नहीं होगा। ठीक है? यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट होगा। यहाँ पे जो है इसका मतलब ये है कि 0 पे 0, ठीक है? 0 आउटपुट पे 0 हमारा कॉस्ट। तो ऐसा किसका रहेगा? केवल वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट हमारा कैसे 0 रहेगा 0 पे? वहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो लग ही रहा है ना। फिक्स कॉस्ट तो हमारा 0 यूनिट में भी लग रहा है, इसलिए ये हमारा टोटल कॉस्ट 0 कभी नहीं होगा। ठीक है? ये जहाँ जहाँ से फिक्स कॉस्ट हमारा स्टार्ट होता है, वहीं से ये स्टार्ट होगा। तो ये हमारा इसका कांसेप्ट था, टोटल फिक्स कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल कॉस्ट का। तो कुछ इस तरह से हमारा ये तीनों का ग्राफ बनेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट। ठीक है? अब उसके बाद जो अदर कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एक हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, इसके ग्राफ को हम लोग समझ लिए कैसे रहेगा, यहाँ पे 20 है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या था ये समझ लिए, टोटल कॉस्ट क्या होता है ये हम लोग समझ लिए। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ठीक है, तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ना, ये धीरे धीरे घटते जाएगा। घटते क्यों जाएगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट तो, फिक्स कॉस्ट तो हमारा कांस्टेंट है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो जब आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलेगा कैसे, फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। ठीक है, ये तो हमारा सेम है, ये हमारा कांस्टेंट है, केवल यही यही बढ़ रहा है ना, तो यही बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ये धीरे धीरे घटते जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वाला इस तरह से ग्राफ रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट का, लेकिन एवरेज वाला जो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ रहेगा इस तरह से धीरे धीरे घटते जाएगा। जितना ज़्यादा आउटपुट करेंगे उतना हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, ये हमारा घटेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे ये भी हमारा घटते जाएगा। और एवरेज कॉस्ट क्या होगा, ये भी धीरे धीरे घटते जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट हमारा शुरू में ज़्यादा रहेगा, फिर घटेगा और धीरे धीरे ये भी घट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा तीनों ये एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा बढ़ते जाएगा ना, हम जितना आउटपुट लगाएं, जितना वेरिएबल इनपुट यूज करेंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एवरेज जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ता है, तो यहाँ पे आउटपुट भी बढ़ते जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये हमारा लगभग ये इसी तरह से शुरू में धीरे धीरे घटते जाता है। ठीक है, अब अगर इसके हम लोग ग्राफ को देखें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होगा ये हमारा क्या होता है, धीरे धीरे घटते जाता है। 20 था शुरू में, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ते गया, ये घटते गया। तो इस तरह से हमारा ग्राफ इसका बन जाएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से ये राइट डाउनवर्ड इसका कर्व होता है। ठीक है, हाइपरबोला शेप का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का। वेरिएबल कॉस्ट का कैसा रहता है, यू शेप का रहता है। वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा रहेगा ये यू शेप का रहेगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट जो रहेगा ये भी हमारा यू शेप का ही रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट जो रहता है ये भी हमारा यू शेप का ही रहता है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और तीसरा मार्जिनल कॉस्ट, तीनों का शेप जो रहता है ये यू कर्व का ही रहता है। बट यहाँ पे हमारा थोड़ा दोनों में से, दोनों में लिंक है, एवरेज कॉस्ट में और ये एवरेज कॉस्ट में और मार्जिनल कॉस्ट में, ये दोनों में रिलेशन रहता है। इसको हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा समझते हैं। इसके रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि शॉर्ट रन जो होता था
वहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन कैसे होता था, उसका कर्व कैसे बनता था। मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व कुछ इस तरह से हमारा रहता था, ठीक है। शुरू में मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा बढ़ता था, फिर घटता था और धीरे धीरे ये नेगेटिव हो जाता था। एवरेज प्रोडक्शन का कर्व जो होता था ये भी बढ़ता था, ठीक है, और ये धीरे धीरे यहाँ पे कट करके इस तरह से आ जाता था, ठीक है। तो जिस तरह से हमारा एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व बिहेव करता था, सिमिलर टाइप का रिलेशन यहाँ पर भी होता है। क्योंकि ये जो हमारा है ना, मार्जिनल कॉस्ट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन पे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट हमारा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज प्रोडक्शन पे। क्योंकि मार्जिन एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, हमारा एवरेज प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, उसी से इसका लिंक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट जो हमारा होता है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट, ये पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जो हमारा एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, जो हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए जो कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, एवरेज एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पर यूनिट जो हमारा कॉस्ट आ रहा है, इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा टोटल कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, जो ट्रायंगल रहता है, और डेल्टा क्यू मतलब आउटपुट क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे मार्जिनल मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता था, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता था, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा कॉस्ट कम होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट अगर हो रहा है तो हमारा ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगा। इनपुट तो हम लोग सेम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक इनपुट यूज करके मान लेते हैं हमारा 10 यूनिट बन रहा है, और यहाँ पे फिर एक यूनिट यूज करके हमारा 20 यूनिट बन रहा है, ठीक है। तो इसका रेट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसी के कारण यहाँ पे क्या होगा, हमारा एवरेज प्रोडक्शन कम था तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा रहेगा ऊपर, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन ज़्यादा था इनिशियली, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व नीचे रहेगा, ठीक है। फिर ये ज़्यादा स्पीड से गिरता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। एवरेज कॉस्ट जो है ये गिरता है लेकिन कांस्टेंट होकर फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे हमारा कट करता है, यहाँ पे ये वो लेवल है जहाँ पे हमारा धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट नेगेटिव होने लगता था, ठीक है। तो ये उस लेवल पे, तो ये हमारा बेसिकली रिलेशन होता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में। उसके बाद नीचे वही चीज दिखाया गया, इन द एबव डायग्राम एट फर्स्ट स्टेज बोथ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग। शुरू में क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, जो हमारा वहाँ पे होता था इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, वहाँ पे हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों डिमिनिशिंग होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि शुरू में हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी हमारा ज़्यादा होता है इनिशियल फर्स्ट स्टेज में। तो प्रोडक्टिविटी जब ज़्यादा रहेगा ना तो पर यूनिट हमारा कॉस्ट कम होगा। द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमारा कम होता है। सो द इन द फर्स्ट स्टेज मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज बिलो एवरेज कॉस्ट कर्व एंड curve is above and average curve cost is above. In the second stage when the marginal cost and average cost goes on increasing, marginal cost is more than the average cost, ठीक है। So in this stage the marginal cost curve is above the marginal cost curve is above and average cost curve is the below. Changes in the marginal cost are more than the changes in average cost. मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ये कट करता है एवरेज कर्व कॉस्ट को नीचे से, व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज मिनिमम, ठीक है। जब हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है वहीं पे ये हम उसको क्या करता है, कट करता है, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट का कंसेप्ट था। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में क्या होता है, लॉन्ग रन में भी जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये भी यहाँ पे यू शेप का होता है, लेकिन इसके बीच में हमारा ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट का कर्व रहता है, ठीक है। period in short period a firm has fixed a scale of plant, the short run average cost curve corresponding to a particular scale of plant. So in short term period the firm can operate on a particular scale of plant, but in the long run firm can choose among the possible size of plant, it can move from one scale to another scale, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली बताया गया। मेन पॉइंट्स इसमें क्या बोल रहा है, long average curve is U-shape. Long average curve is also called planning curve and envelope curve भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लाइक लॉन्ग एवरेज कर्व
द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज आल्सो यू शेप, वो भी हमारा यू शेप का होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। उसके बाद इसमें एक टॉपिक होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब हम लोग लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो क्या क्या इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर रिडक्शन इन द पर यूनिट कॉस्ट। इकोनॉमीज कहने का मतलब होता है जो हमारा कमी हो रहा है, कॉस्ट कम हो जा रहा है, ठीक है, आर द रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब हो गया जो हमारा रिडक्शन हो रहा है पर यूनिट कॉस्ट में। व्हेन आउटपुट इज कैरिड ऑन लार्जर क्वांटिटीज दीज आर द सम एडवांटेज, ठीक है, जब हम लोग ज़्यादा बड़े क्वांटिटी पे प्रोडक्शन करते हैं तो ये कुछ हमारा एडवांटेज होता है जिसको हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, ठीक है। दिज एडवांटेज कैन बी कैटेगराइज इन और दिज एडवांटेज आर कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज कहने का मतलब हो गया जो हमारा इंटरनल फैक्टर के कारण कॉस्ट कम हो रहा है, जैसे लेबर इकोनॉमीज। हम लोग क्या करते हैं जब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा लेबर का डिवीजन हो जाता है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जिसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट कम होगा। फिर टेक्निकल इकोनॉमीज, मैनेजरियल इकोनॉमीज, मैनेजरियल हमारा जो टैलेंटेड मैनेजर्स है उसको जिस चीज़ में उसका स्पेशलाइजेशन है उसी जगह पे उसको लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कुछ मतलब जहाँ जहाँ से हमारा कॉस्ट घट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है हमारा एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये सब कुछ है पॉइंट जहाँ से हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, रिडक्शन इन कॉस्ट होता है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू को एक बार देख लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू को, ठीक है। रिवेन्यू कहने का मतलब क्या हो गया, जो एक फर्म या प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को, प्रोडक्शन को सेल करके जो उसको इनकम हो पा रहा है, जो रिवेन्यू हो पा रहा है, वही उसका बेसिकली रिवेन्यू होता है। टोटल रिवेन्यू कहने का मतलब जो हमारा टोटल अमाउंट वो रिसीव किया, इट इज द, एक बार अगर हम लोग, इट इज द इनकम ऑब्टेन्ड बाय द रिवेन्यू क्या होता है, इट इज द इनकम ऑब्टेन्ड बाय द फर्म और प्रोड्यूसर by sale of goods and services in the market। there are three concepts of revenue, ठीक है, जो हमारा गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो इनकम हुआ, ठीक है, फर्म को, वही हमारा रिवेन्यू होता है। एक होता है इसमें, यहाँ पे तीन कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू कहने का मतलब हो गया जो टोटल हम लोग अमाउंट रिसीव किए, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म और प्रोड्यूसर बाय सेलिंग ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम लोग टोटल गुड्स या सर्विसेज को सेल किए उससे जो हम लोग को रेवेन्यू मिला वो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारा प्राइस पर यूनिट था इंटू जो क्वांटिटी सेल किए, इसका टोटल हमारा हो जाएगा, ठीक है, पी इंटू क्यू हमारा निकल जाएगा ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करके रिवेन्यू हुआ, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा ये लिख, मार्जिनल रिवेन्यू कहने का मतलब हो गया डेल्टा टी आर, जो टोटल रिवेन्यू में चेंजेज हुआ और जो क्वांटिटी में चेंजेज हुआ, इससे जो हमारा रेट आएगा, ठीक है, वही हमारा मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा। रिवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट्स। अब रिवेन्यू का कर्व कैसा होता है ये हम लोग देखते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनता है। रिवेन्यू कर्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। रेवेन्यू का जो कर्व होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में। दे आर इन वन टाइप इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इसका अलग टाइप का ग्राफ बनता है, अलग टाइप का कर्व बनता है, और इन परफेक्ट कंपटीशन में अलग टाइप का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारा एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का कर्व कैसे बनता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो हमारा प्राइस होता है ये होमोजेनियस होता है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स रहता है। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द प्राइस इज कांस्टेंट एज द गुड्स आर होमोजेनियस, सो द हाउ द एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आर चेंज व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज्ड कैन बी शोन इन द फॉलोइंग टेबल। कैसे वो चेंज होता है इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्राइस फिक्स होता है, एक यूनिट सेल किए तो भी प्राइस उसका 10 रुपया, 2 यूनिट सेल किए तो भी उसका प्राइस पर यूनिट ही है,
तो भी उसका प्राइस पर यूनिट 10 रुपया। अगर 3 यूनिट भी हम लोग सेल करें तो भी उसका प्राइस पर यूनिट 10 रुपया रहेगा। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू कैसे निकल जाएगा? प्राइस इंटू आउटपुट, मतलब 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50। एवरेज रेवेन्यू हमारा ऑब्वियसली फिर वही आ जाएगा 10, 10, 10, 10। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा भी 10, 10, 10, 10 ही होगा। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो रहेगा ये पूरा स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि अमाउंट सेम है ना। फ्रॉम द एबल्ड टेबल एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैन बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अगर हमारा इस तरह से आउटपुट है और ये प्राइस रेवेन्यू है, तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू रहेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो भी हमारा ये कांस्टेंट रहता है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा कांस्टेंट रहता है। कहाँ पे? परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में। तो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया इस कर्व में। अब हम लोग इम्परफेक्ट, यहाँ पे क्या बोला है, एक लाइन ये रीड कर लेते हैं। इन द अबव डायग्राम एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज द प्राइस इज कांस्टेंट इन दिस मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होता है यहाँ पे हम लोग का प्राइस फिक्स होता है। ये क्या होगा होता है परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होगा? इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होता है? जब हम लोग प्रोडक्शन से ये सेल ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो प्राइस हम लोग का धीरे धीरे गिर जाता है। 1 यूनिट सेल कर रहे थे तो 10 रुपये, अगर 2 यूनिट सेल करना चाह रहे हैं तो हमारा प्राइस पर यूनिट घट जाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है। बट वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर सप्लाई बढ़ा तो यहाँ पे हमारा प्राइस पर यूनिट घटते जाएगा। तो टोटल रिवेन्यू इस तरह से हो जाएगा 10, 18, 29। ठीक है, प्राइस घटते गया। एवरेज रेवेन्यू हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इसी तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि दिखेगा कि एवरेज रेवेन्यू धीरे धीरे घटते जाता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी धीरे धीरे घटते जाता है, जिसके कारण इसका ग्राफ जो है सो इस तरह से बनता है। एवरेज रेवेन्यू घट रहा है और धीरे धीरे मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारा घटते जाता है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। इन इम्परफेक्ट मार्केट बोथ मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड्स होता है। डाउनवर्ड्स क्यों? क्योंकि ये हमारा आउटपुट है ना, एक्स एक्सिस में क्या रहता है? आउटपुट रहता है। जितना आउटपुट हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं उतना हमारा एवरेज रेवेन्यू घट रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू घट रहा है। ये ऊपर के ग्राफ में क्लियर है। यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। In imperfect market, the price is changed. When the seller wants to increase the sale, he must reduce the price. उसको price घटाना पड़ता है. When the price is decreased, the average revenue and marginal revenue are also decreased. This can be shown in the following schedule. ये schedule में दिखाया गया है. ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे बोला है। द प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। ठीक है, इन ऑल मार्केट हमारा एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो होता है ये इक्वल होता है, या परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट मार्केट हो। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था रेवेन्यू का और कॉस्ट का, जिसको हम लोग यहाँ पे